हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा आपका एम सीआरई निकला था उसी तरह से एक और वैकेंसी निकली है जो आपका ग्रुप ए के लिए है। बेसिकली यहाँ पे और कोई ग्रुप आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना बी ना सी, सिर्फ ग्रुप ए का रिक्रूटमेंट है। इसका जो नाम रहने वाला है वो आपका एम्स रेगा करके है। रेगा का मतलब यहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप ए, नॉन फैकल्टी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फैकल्टी बेस्ड है और इसीलिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ। अगर फैकल्टी बेस्ड होता तो वो तो एक स्पेसिफिक फील्ड वालों के लिए होता है। नॉन फैकल्टी बेस्ड है तो आप अपना एलिजिबिलिटी के तौर पे अगर आप एलिजिबल हो तो उस बेसिस पे आप अपना चूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। डेट्स रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट हो गए हैं, दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, ठीक है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी नोटिफिकेशन में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। जो भी बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे पोस्ट कौन कौन से हैं, एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगे, फ़ीस क्या रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा लेते हैं। ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको साइट पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और बाकी कुछ लोग तो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, वो दोबारा से आएंगे, ये बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे फेक तो कमेंट से दूर रहें। कमेंट सेक्शन आजकल वो नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है वहाँ पे, तो कुछ भी देख के वहाँ से मतलब डिसाइड ना किया जाए तो बेहतर है। बाकी तो जिसको जैसा लगता है वो वैसा सोच रख सकता है, सब लोग फ्री हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। जब आप एम्स का वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे अभी आपको दिखेगा ये, ठीक है। ये डेट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कब आया है। ये आपका डेट 11 मार्च को ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए है और एम्स न्यू दिल्ली मतलब मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से ही ये निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग को दिख रहा होगा 10 अप्रैल अप टू 5 PM आप लोग रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। ये जो आपका डेट रहने वाला है ये 10 अप्रैल 2025 आखिरी डेट रहने वाला है, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंस नोटिस दिया गया है जो आपको लास्ट टाइम बिल्कुल सेम है, सीआरई के टाइम पे भी यही था। ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली डालना, इट मे मेक चेंजेस आगे पॉसिबल हो नहीं हो सकता, मतलब मे लिखा है इन्होंने, चांसेस दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। करेक्शन डेट का विंडो अगर दिया होगा, ऐसे तो दे रखा है इन्होंने, बट सारे इन्फॉर्मेशन करेक्शन विंडो में भी नहीं हो पाते हैं एडिट, तो वो आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है तो इस पर अब यहाँ देखिए ये स्टार्ट हो जाता है आपका 11/3 को। 11/3 को मतलब स्टार्ट हो चुका है, 10/4 तक आपका ये रहने वाला है। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द अपीयर इन एग्जामिनेशन ये आपको दिखने लगेगा 14 तारीख से, 10 को ख़त्म होगा। 14 तारीख को आपको स्टेटस एक नज़र आ जाएगा। डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन, करेक्शन अगर कुछ करने का मौका दिया जाता है वो आपका रहेगा 14 तारीख, 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक। इशू ऑफ एडमिट कार्ड अभी नहीं बताया गया है, नोटिफाइड लेटर होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अभी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये दोनों आगे आपको बताया जाएगा। इसके लिए भी स्पेशल नोटिफिकेशन या कोई नोटिस निकाली जाएगी जिसमें आपको इसका जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। फ़ी की बात कर लें तो फ़ी आपको जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 ही है, ठीक है। SC ST और EWS के लिए 2400 है, ठीक है। पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ जिनके पास उनके कोई फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। कैंडिडेट कैन पे, ये इस तरीके से आप फ़ी पे कर सकते हो। एक बार हो गया तो रिफ़ंड नहीं होगा किसी भी सर्कमस्टांस में, एंड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी नॉट बी कंसिडर्ड, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ़ी तो होगा नहीं, तो application of fee of SC ST candidate who appear in examination will be refunded after the declaration of result in due course of time after verification of SC ST uploaded at the later stage। अब यहाँ एक चीज़ बताया गया है यहाँ पे, जैसे तीन तरह की कैटेगरी है, SC ST एंड EWS। तो EWS वालों को किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। SC ST वालों को 2400 अगर आप यहाँ फिल करते हो फॉर्म, एग्ज़ाम में आप अपेयर हो जाओगे, रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक लिंक मिलेगा या कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से। आप वहाँ पे अपना SC ST का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है ये रिफ़ंड मिल जाएगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो ये SC ST वालों के लिए हो गया। बाकी जनरल OBC एंड EWS के लिए कोई भी रिफ़ंड नहीं है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ का कोई फ़ी नहीं लगेगा और SC ST
का आप एग्ज़ाम दे दोगे, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपको दिया जाएगा, वहाँ वेरीफाई होने के बाद, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ समय में आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ ये तो पॉइंट्स दिए रखे हैं, कहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो देखेंगे, बाकी सब आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। वो डेट्स मैंने बता दी, साइट्स आपका ये ऑनलाइन भर सकते हो, डेट्स आपका 11 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 5 बजे तक है। एंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेल्फ चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एनी पोस्ट। आपको बिल्कुल खुद से देख लेना है, इसीलिए फॉर्म मतलब भरने से पहले आप एक बार तो खुद को पहले एक एक लाइन, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ आप खुद से भी एक अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो एज रिलैक्सेशन, ठीक है। बाकी सब कुछ बिल्कुल एज इट इज़ वही सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लिखा हुआ है जो ऑलरेडी हैं इन ग्रुप, यहाँ पे जो आप डालोगे फिल करोगे उनके लिए है ये। ठीक है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ भी कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन्ड हैं। ठीक है, क्या आपका डेट्स का लिमिट रहने वाला है, किस ईयर का वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए, द वैलिडिटी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 फॉर द सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, सर्टिफिकेट अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर को, तो आपको सर्टिफिकेट इशूड इस तारीख के बीच का होना चाहिए, और इस फाइनेंशियल ईयर फॉर द इशूड सर्टिफिकेट फ्रॉम द दिस टू दिस विच इज़ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये आपका ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट इसको माना जाएगा। इशूड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 10 अप्रैल 2025 क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब किसी भी डेट का लिमिट माना जाएगा आपका। सिंपली आप किसी भी चीज़ में देख लो तो ये आपका इस बेसिस माना जाएगा जब आपका डेट का एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है, वो वाला डेट। इसी तरह EWS का भी है, तो जिनको जो भी चाहिए होगा वो अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर में सबके कैटेगरीज दे रखे हैं। एंड अब आगे रूल्स ऑफ स्क्राइब एंड, चलो ये तो स्क्राइब वाला है। पोस्ट पे चलते हैं, कौन कौन से पोस्ट। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पे क्या रहने वाला है। 3 स्टेज में आपका जो पेपर होगा वो 3 स्टेज में होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ग्रुप ए के लिए क्या है, पहले तो आपका रिटन या CBT टेस्ट, यहाँ पे दोनों में से जो भी होगा वो आगे आने वाले लेवल पर बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, जब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो प्रॉपर निकलता है वहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर CBT होगा या रिटन टेस्ट होगा, दोनों में से कोई। अब स्क्रीनिंग फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द अपलोडेड सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जो भी आपको फॉर्म फिल करते समय आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप जो अपलोड करोगे उसका स्क्रीनिंग किया जाएगा वहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, और ये होगा फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, तो और फॉर्म भरने के बाद भी, और ये टेस्ट दे लेने के बाद, उसके बाद आपको उस बेसिस पे शॉर्ट किया जा सकता है, और फिर इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेज 3 होना चाहिए। चलो, स्टेज 1 में रिटन टेस्ट, देयर विल बी सेट ऑफ 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शंस विच 1 सिंगल करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक सही होगा। ईच करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट अ सोर्स ऑफ 1 मार्क्स। यहाँ 1 क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग को 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.3 मिलेगा, डिडक्ट होगा आपका। ठीक है, मतलब 1/3 है यहाँ पे। नो मार्क्स विल अनआंसर्ड के लिए कोई मार्क नहीं मिलेगा। और मार्क फॉर रिव्यू। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द पोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट। 160 क्वेश्चन आपके पोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट से आएगा, जिसे हम CRE में डोमेन कह रहे थे, ये वो होगा। एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। और 40 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जनरल इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको दे दिया गया, कहाँ पे, जनरल इंग्लिश से, एप्टीट्यूड से और अवेयरनेस से। बाकी 160, 200 में से 160 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। जो भी आपका जिस भी पोस्ट से आप फिल करोगे तो वहाँ का वो जैसे हम CRE में डोमेन को देख रहे थे, वो आपका ये समझ लो कि 160 आपका डोमेन हो जाएगा और 40 आपका जनरल हो जाएगा। तो ये हो गई। यहाँ स्क्रीनिंग फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यहाँ एक तरह का स्क्रीनिंग किया जाएगा, जैसे आप आगे जाने के लिए हो नहीं, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, या ऐसा कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, या बस यूँ ही आपने भर दिया। ऐसा होता है ना कि जनरली लोग एलिजिबल नहीं होते हैं उसके बाद भी भर देते हैं, बस ये देखने के लिए कि पेपर कैसा है। तो अगर ऐसे हो तो वो वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, स्क्रीनिंग कर लिया जाएगा। और बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं जो स्क्रीनिंग में, जैसे वो एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि भाई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मान लो 60% के ऊपर वाले को हम लेंगे, या 70% के ऊपर, ऐसा कुछ बहुत सारे अलग पेपर्स में देखने को मिलता है। तो स्क्रीनिंग में वो सब चीज़ें हो सकती है। इंटरव्यू में आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द इंटरव्यू विल कैरी ऑफ 50 मार्क्स। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और
यहाँ पे कोई क्वालिफाई मार्क्स को तो अभी तो देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट का ड्यूरेशन आपको 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का। मीडियम ऑफ रिटन इंग्लिश ओनली। अब एक तो बात क्लियर हो गई कि इंग्लिश में ही होगा आपका सारा का सारा पेपर। और टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 आवर्स 180 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जिसमें से 160 आपका डोमेन से रहने वाला है, मतलब पोस्ट रिलेटेड, एंड 40 क्वेश्चन आपको जनरल से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश, अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन ऑफ मेरिट एंड रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस बता दिया गया है किस तरीके से होगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 5 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज सीट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप विद वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन द मेरिट इन स्टेज 1। स्टेज 1 के मेरिट के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया गया है कि 5 टाइम्स बुलाया जाएगा। जो भी एडवर्टीजमेंट में वैकेंसीज दी गई हैं उसके बेसिस पे जो मेरिट बनेगा आपका स्टेज 1 में। फाइनल मेरिट ऑफ कैटेगरीज यू आर ईडब्ल्यूएससी शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3। जो मेरिट आपका बनेगा वो आपका जो सीबीटी होगा उसके आधार पे और आपका इंटरव्यू को दोनों को मिला के फाइनल मेरिट आपको बनाया जाएगा। कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसल फॉर द स्टेज 3 परफॉर्मेंस एब्सेंट। चलिए ये वही चीज़ है। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस फर्स्ट पहले किया जाएगा। फर्स्ट यूजिंग मार्क्स रिटन टेस्ट विल बी प्लेस्ड हाइयर। जिनका अगर टाई का कुछ केस होता है तो जिनका फर्स्ट में मतलब पहले स्टेज में ज़्यादा नंबर आता है उनको दिया जाएगा प्रायोरिटी। एंड इफ़ नॉट रिसॉल्व बाई 1 द डेट ऑफ बर्थ विल कंसिडर ओल्डर। और अगर रिसॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ वाला होगा, जो बड़े होंगे ओल्डर होंगे उनको ऊपर जगह दिया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट एज पर द डिटेल रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन। रिक्रूटमेंट टैब रेगा, आपको एक रेगा करके टैब मिलेगा वहाँ पे अलग सा, जैसे सीआरई का आपको मिल रहा था वैसे ही एक रेगा करके ग्रुप ए करके आपको दिखेगा वहाँ पे। वहाँ से आप जाके भर सकते हो, ये आपका साइट है। चलो ये वाला आगे पोस्ट पे चल लेते हैं। हाँ पोस्ट अब देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ए का है कि क्यों ये पोस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट आपका ग्रुप ए का है तो सब लोग तो एलिजिबल नहीं ही होंगे, बट कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एक बार इसको देख लीजिए। अगर आप क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हो या कुछ एक्सपीरियंस है वहाँ फुलफ़िल आप करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये एक पहला पोस्ट है सीनियर बायोकेमिस्ट। यहाँ पे आपको एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। एज लिमिट लोअर लिमिट नहीं दे रखा, लोअर लिमिट है वैसे आपको 18 मान के चलना होगा या 21, आप खुद समझ जाओगे। इसको जब आप देखोगे तो आप अपने एज लिमिट को बिल्कुल क्लियर कर लोगे। पे लेवल यहाँ 11 रहने वाला है। यहाँ इसेंशियल है और डिज़रेबल है। एसेंशियल में आपको एमएससी बायोकेमिस्ट्री में चाहिए, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ये चाहिए, 5 ईयर रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन बायोकेमिकल और टीचिंग हॉस्पिटल, इन सब में ऐसा चाहिए। दूसरा सीनियर केमिस्ट है आपका, ठीक है। यहाँ ये सब आपको क्वालिफिकेशंस देखने को चाहिए। सीनियर टेक्निकल एडिटर है आपका, यहाँ पे आपको सीनियर टेक्निकल एडिटर, मास्टर डिग्री इन साइंस आर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एडिटिंग एंड प्रोड्यूसिंग है साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। तो यहाँ भी एक चीज़ चाहिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है सभी में। एजुकेशनल मीडिया जर्नलिस्ट यहाँ भी आपको मास्टर डिग्री चाहिए डिसिप्लिन किसी एक चीज़ में, इस में 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और ये एसेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से बायोकेमिस्ट है, यहाँ पे ये सब चाहिए। एंड केमिस्ट है फॉर बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे ये 3 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस। केमिस्ट फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन, यहाँ पे भी आपको चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे भी आपको ये एसेंशियल, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग साइकोलॉजी और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे आपको और भी दिया हुआ है, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, ठीक है। फिर से और है या तो ये चाहिए। और दूसरे में आपको दे रखा है रजिस्टर्ड विथ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। मेडिकल साइकिस्ट, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, एमएससी चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए। मिनिमम आपका इंटर्न होने चाहिए आपका 12 मंथ का, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड वेल इक्विप्ड रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट से। और फिर और में भी है आपका ये मेडिकल, फिर ये वाला आपका है। फिर वेलफेयर ऑफिसर एक है आपका, यहाँ पे भी कुछ चाहिए। मास्टर डिग्री सोशल वर्क में चाहिए, लेबर वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको वेलफेयर एक्टिविटी में, एम्प्लॉय हैविंग मोर देन 500 एम्प्लॉय इन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए वेलफेयर एक्टिविटी में जहाँ पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों। फिर एक ये है आपका, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए होगा, डिग्री ऑफ वेटनरी साइंस, 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। चलो यहाँ भी एक्सपीरियंस है। एंड फिर ये था एनेक्चर 1 का। फिर यहाँ भी आपका फिर अलग अलग देखने को मिल रहा है, यहाँ पोस्ट बता रहा है, ठीक है। वो आपका ये आपका दिखा दिया कि यहाँ क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, पे लेवल क्या है, एज लिमिट, इंस्टीट्यूट, पोस्ट नेम, ये सब दिखा रहा था। अब आपके यहाँ पे आप देखोगे, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दिखेंगी, ठीक है, सबकी यहाँ पे। और फिर ये आप तो एज रिलेक्शन फॉर एक्स सर्विस मैन कैटेगरी, तो ठीक है। बाकी नीचे दिया हुआ है जो भी आप लोग सर्टिफिकेट बनवाओगे या ज़रूरत पड़ेगा तो उसका फॉर्मेट नीचे दे रखा है, आप उस बेसिस पे बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली सबके लिए तो नहीं है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोग एलिजिबल हों इसके लिए कहीं और इनके पास ये सब चीज़ें हों, तो दैट्स वाई मैंने बना दिया। बाकी जिन लोग को लगे कि ज़रूरी है वो अप्लाई कर सकते हैं विदिन जो भी टाइम लिमिट आपके पास दिया गया है, उस टाइम लिमिट में आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे ये डाल दूँगा, आप लोग अच्छे से भी पढ़ सकते हो वीडियो को।